Guys, so today we are going to take again chapter second of history, establishment of company power in India। उसका सेकंड पार्ट है आज हमारा। तो हम अपने लास्ट जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। द ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ न्यू टेरिटरीज इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने जब इंडिया के ऊपर अपना स्ट्रेंथ बना लिया था तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जो है एक ट्रेडर से वो रूलर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट किया उन्होंने अपने आप को। जैसे जैसे मुगल पावर जो है वो डिसइंटीग्रेट होती गई, कमज़ोर होते गए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने ये प्लान कर लिया था कि उसने किस तरीके से जो है उसको इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल करना है पॉलिटिकली। तो सबसे पहले उसने क्या करा, उसने करा कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। हमारा सबसे पहला टॉपिक है। जो बंगाल जो प्रोविंस था उसके अंदर क्या आता था, बंगाल, बिहार और प्रेजेंट डे उड़ीसा या उड़ीसा, ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे फर्टाइल लैंड थी। तो जो ब्रिटिश जो है उन्होंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश की थी फोर्ट विलियम के अंदर। जो मुगल एम्परर थे फारूक शाह, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स से एग्जेम्पशन दिया था, यानी जो कि भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ये करेंगे उसका इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसने क्या करना स्टार्ट किया कि इनको छूट मिली थी, लेकिन इन्होंने क्या करना, उन्होंने एक दस्तक या फिर पास जो है वो इशू कर दिया जिससे कि जो गुड्स है वो टैक्स फ्री बन सके थे। लेकिन तो थोड़े टाइम बाद क्या था कि जो ये दस्तक थी, यानी जो ये टैक्स फ्री जो सील थी, ये मिसयूज़ होने लगी। मिसयूज़ कैसे कि भाई जो कंपनी जो है वो उसको कुछ ही चीज़ों के लिए ऐसा मिला था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन उसने जो है बहुत सारी चीज़ को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो टैक्स फ्री करके लाने ले जाने लग गए थे। तो जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, उन्होंने जो है कोशिश की कि जो ये दस्तक जो है, इस दस्तक का जो यूज़ है इसके ऊपर थोड़ी रोक लगाई जाए। तो उनका जो ग्रैंड सन था सिराजुद्दौला, वो जो है इस टैक्सेशन के खिलाफ था। उसने ब्रिटिश को जो है ऑर्डर दिया कि भाई आप जो है इसको बंद कर दो ये चीज़ को। लेकिन ब्रिटिश जो है, ना तो ब्रिटिश ना फ्रेंच, दोनों ने जो है अपनी मनमानी जारी रखी और उनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी उसको उसकी किलेबंदी स्टार्ट कर दी। फोर्टिफाइंग, यानी उसके चारों तरफ उन्होंने किले बन के जो है सेना रखना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से उसको जो है सिराजुद्दौला को इस पर हमला करना पड़ा। तो फिर ब्रिटिश जो है उन्होंने रिटेलिएट किया, मतलब उस हमले का जो है वापस जवाब दिया, और उस जवाब के अंदर उन्होंने जो है जो कलकत्ता जो है उसको कैप्चर कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो अब जो ये बंगाल जो था इसके लिए कुछ बैटल्स हुई। तो सबसे पहली बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी करने के बाद जो सिराजुद्दौला है उसने कंपनी से जो है कलकत्ता को वापस जीत लिया दोबारा। लेकिन जो कंपनी है उसने वापस इसको रिकैप्चर कर लिया 1757 में। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो मीर जाफ़र जो था, जो कि सिराजुद्दौला की आर्मी का जनरल था, उसने जो है अपनी लॉयल्टी यानी जो अपनी वफादारी है वो स्विच कर ली। वो सिराजुद्दौला का पक्ष छोड़ के सीधा ब्रिटिश की तरफ चला गया। ब्रिटिश जो है उन्होंने उसको बोला कि भाई अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारे को जो है यहाँ का नवाब बना देंगे बंगाल का। तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 के अंदर, जहाँ पे नवाब जो है और ब्रिटिश दोनों की आर्मी भिड़ती है। नवाब को जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और मीर जाफ़र जो है वो बंगाल का नवाब बनता है। अब मीर जाफ़र जो है, क्योंकि उसको जो है नवाब बनाया था ब्रिटिश कंपनी ने, तो वो उनका एक पपेट हो जाता है, यानी जैसे वो चाहते हैं वैसे मीर जाफ़र से अपना काम करवाते हैं। अब जो क्योंकि ये वॉर जो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने मीर जाफ़र को बोला कि भाई इस युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ है हमारा, वो सारे के सारा खर्चा जो है आप हमारे को वापस दो, और उसके अलावा ट्रेडिंग राइट्स जो है वो भी हमारे को हमारे हिसाब से देने पड़ेंगे। इसके बाद में जो मीर कासिम जो है वो आया, वो चाहता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा सुधार आए। उसने जो आर्मी है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। उसने जो अपनी आर्मी है उसको यूरोपियन आर्मीज़ की तरह रीऑर्गेनाइज करा। मीर कासिम जो है उसने जो दस्तक जो थे उसको भी रिमूव कर दिया। ये जो चेंज था, इस चेंज की वजह से जो इंडियन मर्चेंट उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो, क्योंकि पहले जो थे जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनका जो भी सामान था वो टैक्स फ्री था, लेकिन जो इंडियन जो ट्रेडर्स थे इनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो जो मीर कासिम है उसने जब इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर दिया तो इस वजह से जो इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनको भी थोड़ी हेल्प हुई। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने तय किया कि भैया मीर कासिम जो है इसको अपन थ्रोन से हटा देंगे और जो मीर जाफ़र है उसको दोबारा से रीअपॉइंट करेंगे। जो मीर जाफ़र और ब्रिटिश दोनों के बीच में एक जो ट्रेटी होती है, संधि होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई ब्रिटिश जो है
उनको ये परमिशन मिल जाती है कि भाई वो अपने खुद के जो है दस्तक यानी टैक्स फ्री जो एजम्पशन है टैक्स से, वो जो है खुद अपना जारी कर सकते हैं। अब सेकंड जो है वो होती है बैटल ऑफ बक्सर। तो जब मीर कासिम को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हटा देती है बंगाल के नवाब के पोस्ट से, तो वो जाता है सुजाउद्दौला के पास जो कि नवाब ऑफ अवध होता है, और उनको जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड से। तो ये जो इन तीनों की फोर्स जो होती है मीर कासिम, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पायर शाह आलम, इनकी जो फोर्सेस हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से फाइट करती है बक्सर के प्लेन में, यानी बक्सर का जो मैदान है वहाँ पे फाइट करते हैं ये 1764 के अंदर, जहाँ पे ये सब जो है इनको। तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स से बैटल ऑफ बक्सर होती है तो उसके अंदर ये इन सबको हरा देती है ब्रिटिश आर्मी। जो मीर कासिम है वो वहाँ से भाग जाता है और अपने जो बाकी के जो दिन है उसको गुमनामी के अंदर गुजारता है। सुजाउद्दौला जो है वो रोहिलखंड भाग जाता है, और अवध जो है उसके ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। जो मुगल एम्पायर होता है शाह आलम, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में हाथ मिला लेता है बाद में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे देता है कि भाई अब जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से। ये काफ़ी बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गई थी, यानी वो एक सरकारी संस्था के तौर पे भारत के अंदर आके टैक्स कलेक्ट करने का काम कर सकती थी। पहले जो है वो सिर्फ सामानों को टैक्स फ्री यहाँ से वहाँ ले जा सक रहे थे, अपने सामानों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सक रहे थे, लेकिन अब वो पूरे के पूरे प्रोविंस में जितने भी किसान हैं या ट्रेडर्स हैं उन सबसे टैक्स कलेक्ट करने का काम कर सकते थे। ये फ़ायदा हुआ था उनको मुगल एम्पायर के साथ में संधि करने से। जो सुजाउद्दौला है उसको फिर से अवध का जो है नवाब बना जाता है, लेकिन अब उसको जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव बना जाता है ब्रिटिश का। अब वो अवध के अंदर ब्रिटिश जिस हिसाब से उसको कहते हैं उस हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। जो बैटल ऑफ बक्सर होती है उसके बाद में डुअल गवर्नेंस आती है बेंगल के अंदर। डुअल गवर्नेंस यानी दो शासन एक साथ में चलते हैं, एक होता है कंपनी पावर वाला और दूसरा होता है वहाँ के नवाब का। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश है उनको दीवानी राइट मिल जाते हैं, यानी वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, और जो निज़ामत का जो राइट है वो हो जाती है स्टेट की, यानी जो नवाब है वो निज़ामत यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे नवाब, और टैक्स कलेक्शन का काम देखेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंग्लो मैसूर वार्स। जो मैसूर जो है वो साउथ के अंदर एक रीजन होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, जिसके लीडर होते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो इनके बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो फाइट होते हैं उसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वार। तो जो एंग्लो मैसूर वार है वो लेट 18th सेंचुरी के अंदर होते हैं, वो पूरे 3 डिकेड तक चलते हैं, यानी 30 ईयर्स का जो एक टाइम पीरियड है उसके अंदर ये चलता है। मैसूर जो है वो इनिशियली एबल होता है अपने इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने में ब्रिटिश से, लेकिन जो निज़ाम है हैदराबाद का उसकी मदद से ब्रिटिश जो है वो हैदर अली को हरा देते हैं। उसके बाद में जो टीपू सुल्तान है वो 2 लड़ाइयाँ लड़ता है ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, और लास्ट में फाइनल में एक फ़ाइट होती है सेरिंगपट्टम में 1799 में, जहाँ पे जो टीपू सुल्तान है उसको हरा देती है ब्रिटिश आर्मी और उसको मार देती है, और उसी के साथ में जो मैसूर है उसके ऊपर कब्जा हो जाता है ब्रिटिश का। लेकिन ये जो लड़ाई होती है सेरिंगपट्टम की, इसके अंदर जो निज़ाम है हैदराबाद का और मराठास, उन दोनों ने हेल्प की थी ब्रिटिश की, इस वजह से वो हरा सके थे मैसूर को। नेक्स्ट होता है द एंग्लो मराठा वार, यानी जो मराठास थे उनके और अंग्रेज़ों के बीच में। जो मुग़ल एम्पायर जो था डिक्लाइन हुआ उसके बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिया के अंदर जो प्रोविंस था या जो लीडर्स थे या सबसे स्ट्रॉन्ग जो डायनेस्टी थी वो थी मराठास की। मराठास जो है ऐसा माना जाता था कि जो लीडरशिप है पेशवा की उसके अंदर जो इंडिया है इसको रूल करेंगे, लेकिन इनका जो रूलिंग का ड्रीम होता है इंडिया को वो उस टाइम पे शटर यानी टूट जाता है जब जो बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 के अंदर, जहाँ पे मराठास और अहमद शाह अब्दाली दोनों की जो सेनाएं जो हैं लड़ती है जब पानीपत की 3rd बैटल में, तो वहाँ पे ये लोग हार जाते हैं, और उस हार के साथ में ही ये जो सपना है कि भाई हम इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, ये सपना जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी हार के साथ में जो मराठास जो हैं वो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ के अंदर टूट जाते हैं, जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, और ये जो है अलग अलग चीज़ों में बढ़ जाते हैं। इनको जो है कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं पेशवा, जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर बोलते हैं। जो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो हैं वो सबसे फेमस 2 पेशवास थे लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के अंदर। जो मैसूर के रूलर्स थे उसी के तरीके से जो मराठा है वो भी काफ़ी पावरफुल थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अटैक को रेसिस्ट कर सकते थे।
तो जो ब्रिटिश है इनको भी 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी मराठा से खिलाफ, और तब जाके फाइनल के अंदर 1817 से 1819 का जो वार हुआ था, थर्ड वॉर, उसके अंदर वो लोग जो है मराठा पावर को क्रश कर सके, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के अंदर मराठा पावर्स को जो है कुछ मराठा जो है उनको हराने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अनचैलेंज थी, यानी क्योंकि अब कोई भी इतना पावरफुल एम्पायर नहीं बचा था मराठास के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे सके। तो इस तरीके से जो पूरा वास्ट एम्पायर टेरिटरी थी इंडिया की, उसके ऊपर कंपनी का पावर हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब जो ब्रिटिश जो है वो स्टार्ट में तो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर जो है उसको अपने लाभ के लिए वो लोग जो है मैक्सिमाइज करते रहे, और ये जो सक्सीड थी इनकी पॉलिटिकल पावर में, और इसमें इसके लिए इन्होंने जो कुछ आइडियोलॉजीज अपनाई थी, यानी इनकी जो सोच थी वो ये थी कि भाई या तो अपन मिलिट्री स्ट्रेटजी से कंसोलिडेट करेंगे एम्पायर को, या है ना इंडिया के अंदर अगर इनको कब्जा करना है तो वो एक ही तरीके से कर सकते थे, वो थे मिलिट्री के थ्रू और ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके थ्रू। तो इनकी जो कुछ सोच थी, इन्होंने जो है फिर इंडिया पे जो आइडियोलॉजिकल और मिलिट्रिकल दोनों तरीके से जब कब्जा कर लिया, तो फिर इन्होंने कुछ नियम बनाना स्टार्ट किए कि भाई इन नियमों के थ्रू अपन जो है किस तरीके से कब्जा कर सकते हैं। सबसे पहली क्या चीज़ थी? सब्सिडायरी अलायंस। सब्सिडायरी अलायंस यानी ये जो है पॉलिसी ये लॉर्ड वेलेजली जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था कि ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता था जहाँ पे जो रूलर्स जो हैं वो ब्रिटिश लोगों को बोलते थे कि भाई आप हमारे को प्रोटेक्शन दो, और उस प्रोटेक्शन के बदले में हम आपको जो है कुछ पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों जो है ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के जो रूलर्स थे दोनों के बीच में समझौता होता था। इसका रीज़न क्या था कि उस वक्त जैसे मराठास या फिर पिंडारीज जो है ये छुप के वार करते थे कई राज्यों पे, और कई छोटे छोटे राज्य जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे वो कंपनी से मदद मांगते थे कुछ पेमेंट के बदले में, तो इसको बोलते थे सब्सिडायरी अलायंस। सेकंड थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो है 1848 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो है सबसे इफेक्टिव टूल था टेरिटरी एक्सपेंड करना, क्योंकि इसके अंदर ये था कि अगर जो रूलर है, जो राजा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई नेचुरल एयर नहीं होता है, यानी उसका जो है खुद का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, अपना खुद का पुत्र नहीं होता है अगर उसका, तो जो राज्य है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास चला जाएगा। कोई भी जो वो पुत्र अगर गोद लेता है तो उसको नहीं जाएगा। तो ये जो है पॉलिसी काफ़ी सक्सेस हुई थी, और इस पॉलिसी के थ्रू उसने इंडिया के झांसी, नागपुर, सतारा जो राज्य थे इनको जो है एनेक्स यानी कब्जा कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। जो ब्रिटिश जो है वो अपना टेरिटरी जो है अफगानिस्तान तक जहाँ पहुँचाना चाहते थे, उसके लिए उनको जाना था सिंध के थ्रू। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने एक रूलर जो थे सिंध के उसके साथ में ट्रीटी की कि भाई ना तो जो फ्रेंच बोट जो आर्मी है उसको आप पास होने दोगे, फ्रेंच आर्मी जो है उसको आप अपनी ज़मीन पर से पास होके अफगानिस्तान नहीं जाने दोगे। इन दोनों के बीच में ये ट्रेटी हुई, और इससे जो है सिंध जो है, साथ में ये भी हुआ कि जो सिंध के जो रूलर्स हैं वो किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन जो है आर्म्स और वेपन्स का नहीं करेंगे। तो जो पहला जो अफगान वार था उसके अंदर ये ट्रेटी टूट गई 1839 के अंदर, जबकि जो अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो सिंध के थ्रू मूव करके आई थी। तो इस वजह से जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने ऐसा आरोप लगाया सिंध के रूलर्स पे कि भाई आप लोगों ने जो है हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, आपने जो है अफगानों की मदद की है। इसकी वजह से उन्होंने जो है सिंध के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया 1843 में। नेक्स्ट है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। जो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे पंजाब के, तो उनकी लीडरशिप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है प्रोविंस था पंजाब। जो सिख है उनको फॉर्मिडेबल पावर बनाता था, यानी आप उनको आसानी से हरा नहीं सकते थे। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ में फ्रेंडली रिलेशन बना रखे थे, और वो साथ ही साथ में कोशिश भी थी, यानी वो सावधान भी थे ब्रिटिश लोगों की तरफ से कि भाई इन पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। जो महाराजा रंजीत सिंह थे इनके पास में काफ़ी लार्ज आर्मी थी। जब लेकिन 1839 के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, तो उसी के साथ में पंजाब में एक सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर यानी जो महाराजा रंजीत सिंह का जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, उसके लिए आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है, कई अलग अलग पार्ट के अंदर बढ़ जाता है। तो इस पोजीशन का जो है फ़ायदा उठाते हैं ब्रिटिश लोग, और वो क्या करते हैं कि भाई दो लड़ाइयाँ लड़ते हैं एंग्लो सिख, और फाइनली
क्योंकि जो सिख जो हैं वो टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, इसलिए इनका विरोध नहीं कर सकते इतना स्ट्रांगली, और इस वजह से जो है फाइनली पंजाब के ऊपर भी ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो जाता है। नेक्स्ट है एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसने अवध को एनेक्स किया, और यहाँ का जो नवाब था वाजिद अली शाह 1856 के अंदर, उसको ये बोला कि भैया आप जो है मिस गवर्नेंस कर रहे हो, मतलब कि भाई सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हो यहाँ पे अवध के अंदर। भले ही वो कितना ही लॉयल था ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उसको निकाल दिया और एक्साइल कर दिया कलकत्ता के अंदर, और ब्रिटिश आर्मी की जो सोल्जर है उनको अवध के अंदर डिप्लॉय कर दिया, और इस तरीके से अवध के ऊपर भी इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लेंगे अगले उसमें, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, टिल देन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।